व्यक्ति को एडवर्स कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। जब कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती है तो हमें किसी न किसी रूप में उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना पड़ता है। यदि हम इसमें असफल हो जाते हैं तो हमें किसी न किसी रूप में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर अपने अंदर अनुकूलन स्थापित करके उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है और इसी तरह से हम उन परिस्थितियों के साथ में बेटरली डील कर पाते हैं। इस प्रकार से हम अपने व्यवहार को जिस प्रकार से संतुलन में लेकर जाते हैं इन परिस्थितियों के साथ अपने सबसे विशिष्टतम सामंजस्य को स्थापित करने के लिए यह जो प्रक्रिया है वह समायोजन कहलाती है। समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट। पर क्या हर वक्त ऐसा संभव हो पाता है कि हम हर किसी परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित कर लें? अगर व्यक्ति को भूख लगी है, कुछ समय के लिए वह व्यक्ति उस भूख को कंट्रोल कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, कुछ और समय के लिए उसको बर्दाश्त कर लेता है और शायद कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। बर्दाश्त नहीं कर पाने के बाद क्या होगा? अगर परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो हम उसके साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। नहीं कर पाने का सबसे पहला परिणाम हमारी मानसिक स्थिति पे आता है। मानसिक स्थिति जैसे इसका प्रथम परिणाम हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएगा, हमारे मानसिक तनाव को बढ़ाता है। जब हमारा तनाव बढ़ रहा है, तनाव के बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जिसको हम कुंठा या बदमाशा के नाम से जानते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये तनाव, ये मानसिक कुंठा हमारे दिमाग में मानसिक संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट इसको जन्म देती है। इस प्रकार हम ये देख पा रहे हैं कि जब समायोजन सही रूप में नहीं हो पाता है तो ये एक विपरीत परिस्थिति को जन्म देता है जिसे हम असमायोजन आज हम असमायोजन के व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ते हैं इन प्रभावों को संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। जब उस समायोजन का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, उस समायोजन का अर्थ क्या? जैसा कि गेट्स महोदय ने बताया, उस समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। अर्थात व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के साथ सही ढंग से समायोजन नहीं कर पाया। इसके कुछ न कुछ मानसिक परिणाम व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। मानसिक परिणामों के रूप में कुछ परिणाम जो हम विशेष रूप में देखते हैं, उन परिणामों में सबसे पहले तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उन परिस्थितियों से परेशान हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन या परेशान होना जिसको हम साइकोलॉजिकल टर्म में बदमाशा या कुंठा के नाम से जानते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन या कुंठा क्या होता है? इसके बारे में गुड महोदय ने बहुत अच्छी तरीके से एक एक्सप्लेनेशन दिया है। उन्होंने कहा है किसी इच्छा या आवश्यकता में कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न हो जाने के कारण व्यक्ति के अंदर जो संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है, एक इमोशनल स्ट्रेस डेवलप होता है माइंड के अंदर, जिसे हम कुंठा या बदमाशा कहते हैं। ये स्ट्रेस या इमोशनल दबाव जो व्यक्ति अपने दिमाग पर महसूस करता है, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, ये तनाव की एक प्रारंभिक स्थिति है। यह व्यक्ति को किसी न किसी रूप में जो संतुलित मानसिकता थी उसकी, इससे बाहर लेकर आती है।
आगे बढ़ती रहे तो धीरे धीरे बढ़ने के बाद ये व्यक्ति के अंदर मानसिक द्वंद्व की स्थिति पैदा करती है। मानसिक द्वंद्व क्या होता है? मानसिक द्वंद्व को कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट अर्थात जब व्यक्ति के पास कोई दो चॉइसेस हैं, जो उसमें से एक उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने को कह रही है, दूसरी उसके बिल्कुल विपरीत से नेगेटिव डायरेक्शन में जाने को कह रही है। व्यक्ति को इन दोनों में से चयन करना होता है कि मुझे इनमें से क्या करना चाहिए। ये भूमिका व्यक्ति को पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रेरित कर दे तो वह उसको आगे की ओर प्रोग्रेस की ओर लेकर जाता है। लेकिन यदि मानसिक द्वंद्व इतना बढ़ जाए कि व्यक्ति उन परिस्थितियों का सामना न कर पाए या उसके लिए कोई अच्छा सॉल्यूशन ना निकाल पाए, तो यह व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार हो जाना चाहिए। एज वेल एज थोड़े समय में ये मानसिक बीमारियां उसके शरीर को भी प्रभावित कर जानी चाहिए। भावनाशय भूमिका और मानसिक द्वंद्व के बारे में हमने जाना। इन दोनों चीजों को प्रभावित करने वाले कई कारण हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारे आसपास के पर्यावरण में या वातावरण से हमें ऐसी बहुत सी परिस्थितियां मिलती हैं जिनके द्वारा हमें भावनाशय भूमिका या मानसिक द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में से कुछ भौतिक कारण हो सकते हैं। भौतिक कारण जिन्हें हम फिजिकल कैरेक्टर्स कह सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि भौतिक कारण क्या हुआ? यदि कोई आपदाएं आ जाती है, अत्यधिक वर्षा हो गई, अकाल हो गई, भूखमरी हो गई, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का यदि व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, हो सकता है उसकी वजह से उसे बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो व्यक्ति उस समय अत्यधिक कुंठा महसूस करता है। यह व्यक्ति के अंदर तनाव और द्वंद्व उत्पन्न करता है। साथ ही साथ कुछ सामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जैसे कि व्यक्ति का परिवार, उसके इमोशनल लेवल, उसके रिश्ते, उसके मित्र आदि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे व्यक्ति समाज में जुड़ा हुआ होता है। कहीं न कहीं उनसे जुड़ी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जो उसे किसी न किसी रूप में मानसिक तनाव की ओर धकेल देती हैं। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर तनाव देती हैं। वे व्यक्तिगत स्तर पर कमियाँ, उसके अंदर जो इनबिल्ट कमियाँ हैं, शायद हर व्यक्ति हर चीज़ के अंदर पारंगत नहीं होता। जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे क्रिकेटर को क्रिकेट खेलता हुआ देखता है और अपने आप में क्रिकेट नामक खेल का एक बहुत बड़ा फैन है, लेकिन जब वह स्वयं उस चीज़ को करने की कोशिश करता है, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो बहुत अच्छे महान क्रिकेटर की तरह नहीं अचीव हो पाता। ये चीज़, ये कमी उसकी व्यक्तिगत कमी है जिसके कारण वह कुंठा महसूस करता है। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए जाता है जहाँ पर सभी व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देते हैं। वह व्यक्ति बहुत प्रयास करने के बाद भी लोगों की तरह कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में टॉक नहीं कर पाता। यह उसकी व्यक्तिगत कमी है जिसका प्रभाव ऑफकोर्स उसके व्यक्तित्व के प्रदर्शन पर आता है। तो इस प्रकार की कुछ कमियाँ होती हैं जो व्यक्ति के अंतर्निहित होती हैं, जिनके कारण व्यक्ति कभी कभी मानसिक तनाव या द्वंद्व महसूस करता है। ऑफकोर्स एक बहुत महत्वपूर्ण कारणों में से आर्थिक कारण भी होता है। आर्थिक कारण जिनका संबंध पैसों से या व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेटस से होता है और यह सीधे सीधे रूप में व्यक्ति को तनाव दे सकता है। कई बार व्यक्ति के सामने विरोधी इच्छाएं आती हैं और ये बहुत प्रबल कारण है। विरोधी इच्छाएं जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति के पास
एडोलेसेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स जो होते हैं उनके सामने आजकल हॉबीज के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और वो अपने साथी मित्रों को सभी हॉबीज को परस्यू करते हुए देखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए सभी हॉबीज को परस्यू कर पाना पॉसिबल नहीं होता। कोई बालक संगीत में अच्छा होता है तो शायद उसका परफॉर्मेंस पढ़ाई में या खेलकूद में इतना अच्छा नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति के दिमाग में एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करती हैं, ये जो परस्पर विरोधी इच्छाएं हैं ये व्यक्ति के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करती हैं। इसी के साथ साथ बहुत समय में कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को मानसिक बंध का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार बदमाशा, मानसिक बंध एवं तनाव उस समायोजन के प्रभावों के रूप में अलग अलग रूप में व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, लेकिन यदि समय पर उस समायोजन के प्रभावों को या उसके जो रूप देखने को व्यक्ति के अंदर मिल रहे हैं, अगर उनके साथ में समायोजन न किया गया या उनको ठीक करने के यथासंभव प्रयास नहीं किए गए तो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसका एक सीधा सीधा तरीका तो ये है कि आप उन परिस्थितियों का सामना करने का प्रयास करें या उनमें परिवर्तन करने का प्रयास करें जिससे कि आप उस प्रकार की परिस्थितियों से बाहर निकल सकें। किंतु मानव स्वभाव में ऐसी कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती है जिनमें व्यक्ति को समायोजन से बाहर निकलने के लिए अपने आप कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं करता है जिससे वह उस स्ट्रेस से लड़ पाए या बाहर निकल पाए। ये सारी प्रक्रियाएं व्यक्ति के मानसिक तौर पर डर जिन्हें हम व्यक्ति की रक्षा युक्तियां या डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा युक्तियां। रक्षा युक्तियों को या मानव के रक्षा तंत्र को एक प्रकार से मानव की मनोरचना या समायोजन प्रणाली भी कहा जा सकता है। मनोरचना बनाने के लिए व्यक्ति अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं मानसिक तौर पर करता है। इनमें से एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं उदात्तीकरण। उदात्तीकरण जिसका मतलब होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जिसमें हर व्यक्ति के अंदर जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ अनैतिक प्रेरणाएं जन्म देती हैं। अनैतिक प्रेरणाएं अर्थात कुछ ऐसे कृत्य जिसको व्यक्ति समाज के सामने जाहिर नहीं करना चाहेगा। कुछ न कुछ व्यक्ति के मन में ऐसा करता है जिसे व्यक्ति सोशली बाहर की तरफ एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे कि क्लास में बैठे हुए को एजुकेशन में पढ़ने वाले, साथ में पढ़ने वाले जो भाई बहन दोस्त होते हैं, अगर वो लोग फ्रेंडली बिहेव करते हैं, अगर व्यक्ति के मन में किसी विपरीत लिंग के विद्यार्थी के प्रति आसक्ति की भावना, कामासक्ति की भावना पैदा हो जाती है तो वो व्यक्ति यह सोचकर उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि सामाजिक तौर पर इस चीज़ की स्वीकृति मिलना मुश्किल है और ये चीज़ कहीं न कहीं आगे चल करके उसके लिए अच्छा प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगी। इसे हम उदात्तीकरण कहते हैं। कॉलमैन ने उदात्तीकरण को उनकी लैंगिक शक्ति का वह साधन बताया है जिसके द्वारा यह शक्ति आंशिक रूप से प्रतिस्थापित क्रियाओं में परिवर्तित हो जाती है।
व्यक्ति वो चीज़ें जिनको सामाजिक रूप से एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली है, उन चीज़ों को छोड़कर अपना ध्यान अपने आप ही किसी और तरफ लगा देता है। अर्थात व्यक्ति उस चीज़ को बाहर की तरफ जाहिर नहीं होने देता और उनका रुख मोड़ लेता है। इस स्टेज के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है जो काफ़ी बार पूछी भी जाती है एग्जाम्स में, इसे फ्लाइट टू क्रिएटिव वर्ल्ड कहा जाता है। फ्लाइट टू क्रिएटिव वर्ल्ड कहने का क्या कारण है? फ्लाइट टू क्रिएटिव वर्ल्ड कहने का एक विशिष्ट कारण ये है कि जो नेगेटिव थॉट्स व्यक्ति के अंदर डेवलप हुए हैं उनको वो सृजनात्मक ढंग से देता है और उसको किसी और रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करता है और उस निश्चित रूप से ये चीज़ें उसके तनाव को कम करती हैं और उसको आगे की ओर बढ़ने में मदद करती है। इसके बाद अगली प्रतिक्रिया जो मानव द्वारा दिखाई जाती है जिसे हम दमन कहते हैं। दमन जिसे रिप्रेशन भी कहा जाता है। अर्थात यदि कभी ऐसी प्रेरणाएं जो व्यक्ति के साथ घटित हो, कुछ घटनाएं या कुछ ऐसा उसके साथ जो घटित होता है, कुछ उसकी असहनीय स्मृतियाँ होती हैं जिनको सोच सोच कर व्यक्ति बहुत अत्यधिक दुखी हो रहा है, तो वह उन अत्यधिक दुखी करने वाली स्मृतियों को धीरे धीरे बिना चेतन से हटकर अचेतन में ले जाने का प्रयास करता है। अर्थात उनसे ध्यान हटाने का प्रयास करता है ताकि वो चीज़ें उसको दुखी ना करे और धीरे धीरे ये चीज़ें उसकी स्थायी हुई स्मृति में चली जाती है। जैसे यदि किसी बहुत प्रिय का निधन हो जाता है, किसी बालक के पिता का निधन हो गया, हालांकि वो उससे बहुत अधिक आहत है, पर धीरे धीरे वो अपने माइंड को डाइवर्ट करके उन बातों को अपने दिमाग से निकालने का प्रयास करता है और आखिरकार वो इस चीज़ में आगे चल करके इस प्रयास में सफल हो जाता है और धीरे धीरे वो चीज़ें उसको दुख देना कम कर देती है। और इसी के साथ साथ डिप्रेशन के साथ तो इसका एक ठोस उदाहरण है जिसको हम कहते हैं शमन। शमन यानी कि सप्रेशन, जिसमें अप्रिय कष्टकारी अगर कोई आते हैं तो उनको जानबूझकर दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको अपनी स्मृति से निकालने का प्रयास किया जाता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनका हमारे पास कोई इलाज नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उन परिस्थितियों के लिए, इसलिए हम उनकी तरफ सोचे ही ना। जैसे एक मिडिल क्लास का व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे अपने एक अमीर दोस्त को फ्लाइट लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए देख रहा है, तो उसका बजट तो अलाउ करता ही नहीं कि वो कभी एक बार में फ्लाइट में बैठ सके। अब जब वो जानता है कि इस चीज़ का इलाज उसके पास नहीं है, ये चीज़ देखकर थोड़े दिनों में वो तनाव में तो रहता है, ये चीज़ें उसके मन में भ्रम तो पैदा करती है, पर फोर्सफुली इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दिया जाता है और वो इस सत्य को जल्दी से जल्दी अपने मन में स्थापित कर देता है। इसके अतिरिक्त प्रतिगमन, प्रतिगमन जिसे हम रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन एक ऐसी स्टेज है, आपने कभी कभी सुना होगा, साइकोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि व्यक्ति उसमें कभी कभी जो बिहेव करता है वो करना नहीं चाहता या उसके मन में जो होता है वो दिखाता नहीं है और जो दिखाता है वो उसके मन में नहीं होता, और यही जानना तो साइकोलॉजी है। प्रतिगमन भी कुछ इसी तरह की एक्टिविटी है। प्रतिगमन जिसे हम रिग्रेशन कहते हैं, यह व्यक्ति अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कभी कभी व्यक्ति कुछ इमेच्योर रिएक्शंस देने की प्रयास करता है। जैसे कोई बालक क्लास में बहुत कम नंबर लाकर फेल हो गया, बालक अच्छा खासा बड़ा है, क्लास 11-12 में पढ़ता है, परंतु घर जाकर फूट फूट कर रोना, अपने टेडी बेयर के सीने से लगाना, नाखून चबाना, ऐसी इमेच्योर एक्टिविटीज़ करता है
ये सारी चीज़ें उसके व्यवहार में स्वतः ही आ रही हैं, लेकिन ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जो उसकी बॉडी ने खुद चूज़ किया है। वो इन सभी चीज़ों को करके अपने स्ट्रेस को धीरे धीरे कम कर रहा है, अर्थात प्रतिगमन उन परिस्थितियों से अपने आप को दूर करने के लिए, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इमेच्योर रिएक्शंस देना। इसके अतिरिक्त एक अन्य विधि है जिसे हम कहते हैं औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन, जिसे हम रैशनलाइजेशन भी कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अपनी थिंकिंग में, अपनी थॉट्स में रैशनल हो जाए कि जो वो सोचता है सिर्फ वही सही है और उसके अलावा और कोई रास्ता सही है ही नहीं। अर्थात आपने कुछ गलत किया है, यू हैव डन समथिंग वेरी बैड, बट यू आर नॉट रेडी टू इवन एक्सेप्ट इट एंड यू आर गिविंग सम रीजन्स टू जस्टिफाई योर बैड डन। आपने कुछ भी जो किया है वो गलत है, लेकिन आप उसको जस्टिफाई करने के लिए, इवन देन स्वीकार करने की बजाय, आप कुछ गुड रीजंस देकर अपनी बात को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। थिंकिंग अप फॉर गुड रीजंस टू जस्टिफाई व्हाट यू हैज़ डन रॉन्गली। इसके अतिरिक्त कुछ और विधियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने स्ट्रेस को अपनी मनोरचनाओं द्वारा कम करने का प्रयास करता है। इन विधियों में से अगली विधि है जिसे हम प्रक्षेपण के नाम से जानते हैं। प्रक्षेपण अर्थात प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी कि आपने कुछ गलत किया है, उन गलतियों को आप स्वीकार करने की बजाय उनका दोषारोपण किसी और के ऊपर करते हैं। जैसे कि विद्यार्थी के नंबर कम आते हैं तो वह इसका दोष अपने शिक्षकों पर मढ़ देता है कि शिक्षक ने उसे अच्छे से नहीं पढ़ाया। या कोई व्यक्ति जो जिमिंग करके अपनी हेल्थ को प्रॉपर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको दिए गए शेड्यूल के अंदर काफ़ी कुछ चीटिंग कर रहा है, इसलिए वो अपने वेट को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो वह इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने कहीं ना कहीं अपने प्रयासों में कमी की है, और वो इसका दोष अपने जिमिंग के इंस्ट्रक्टर पे थोप देता है। एक अन्य मनोरचना है जिसे हम अंतःक्षेपण कहते हैं। अंतःक्षेपण अर्थात अपने अंदर क्षेपित करना या अपने आप में उन बातों को सम्मिलित कर लेना। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे व्यवहार, हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, तो व्यक्ति उन चीज़ों का अंतःक्षेपण कर लेता है और अपने व्यक्तित्व में ही उन चीज़ों को सम्मिलित कर लेता है। व्यक्तित्व में सम्मिलित करने के बाद उसकी जो गिल्ट फीलिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर कोई बच्चा जो कि मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट है, पर वो अपने सम्स को सॉल्व करते समय इतनी बैड हैंड राइटिंग लिखता है कि वो खुद भी फील करता है कि उसका सम सही होने के बावजूद भी गलत नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो बच्चा इतना टैलेंटेड और प्रोग्रेसिव है कि वो अपनी पढ़ाइयों को परस्यू करके इंजीनियरिंग लेवल तक फाइट कर लेता है, तो वो जो उसकी बैड हैंड राइटिंग वाली कमी है उसको वो अंदर ही अंदर स्वीकार कर लेता है, और ये चीज़ें उसकी प्रोग्रेस में बाधा नहीं बन पाती है और उसको टेंशन नहीं दे पाती है। इसके साथ इसका एक अगली जो संरचना उसकी मानसिकता में बनती है जिसे हम कहते हैं आत्मीकरण। आत्मीकरण अर्थात आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है जो हमने पहले भी पढ़ी है। जब हमने किशोरावस्था वाला चैप्टर रीड किया था, ये किशोरों की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो
किसी न किसी को अपनी लाइफ में आइडियल मान लेते हैं। अक्सर देखा जाता है वो किसी भी आने वाली नई फिल्म के हीरो को कॉपी करते हैं। इसी तरह से लड़कियों में नए चलन की ड्रेसेस को कॉपी करने का ट्रेंड पाया जाता है। व्यक्ति जिस भी चीज़ को पसंद करता है उसका आत्मीकरण करने का प्रयास करता है। हर यंग लड़का अपने आप को सलमान खान की तरह ट्रीट करता है तो कोई यंग लड़की अपने आप को कटरीना की तरह ट्रीट करती है। इसे हम कहते हैं आत्मीकरण। व्यक्ति में वो गुण ना होते हुए भी वो अपने अंदर उन चीज़ों को खोजने का प्रयास करने लगता है। स्ट्रेस को कम करने का एक और मैकेनिज़्म है जिसे हम कहते हैं विस्थापन। और ये जो विस्थापन है ये बहुत कुछ सिमिलर होता है उदात्तीकरण के। अर्थात हम फोर्सफुली अपने मन को जो हम अचीव ना कर सकते हैं उससे हटाकर जो हम अचीव कर सकते हैं उसके लिए शिफ्ट कर देते हैं। अर्थात यदि हम डॉक्टर ना भी बन पाए हम अपना प्रयास आगे जारी रखते हैं। उसी विषय में अन्य जो कोई भी अवेलेबल आपके पास में सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग स्टडीज़ करके अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इसका एक अंतिम मनोरचना है जिसे हम कहते हैं क्षतिपूर्ति अर्थात कंपनसेशन। और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन का प्रयास करता है। वह अपने अवांछनीय लक्षणों से होने वाली क्षति की पूर्ति अपने अंदर स्थापित वांछनीय लक्षणों के द्वारा करने का पूर्ण रूप से प्रयास करता है ताकि उसको अपनी इन्फीरियरिटी और गिल्ट से बाहर निकलने का मौका मिल सके। ये विभिन्न प्रकार की रक्षा युक्तियाँ हैं जिनका अध्ययन हमने अभी किया। ये रक्षा युक्तियाँ व्यक्ति की मनोरचना में चलती हैं जिनके द्वारा किसी न किसी रूप में उसके तनाव को या स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है और व्यक्ति अपने तनाव से बाहर निकलकर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है।